अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और आज चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस हवाले से और इसमें हम लोग एक्सरसाइज के पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सामने लिखा हुआ है, वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज़ ज़ीरो बट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज़ इज़ नॉट ज़ीरो। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास अगर एक कंटेनर हो और कंटेनर के अंदर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो वो तो ज़ीरो आ जाती है, लेकिन हम स्क्वायर्स की जब एवरेज निकालते हैं तो वो ज़ीरो नहीं आती। इसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर मौजूद हो, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक गैस का कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो रैंडम मोशन होती है। जितने मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूल्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह से अगर किसी भी ख़ास डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात करें तो वो सेम रहती है। इसीलिए हमारे पास किसी भी कंटेनर के हर डायरेक्शन में जो लगने वाला प्रेशर होता है वो सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझें कि हम इस एग्जांपल को कुछ इस तरह से देख लें कि जितने मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसे हम लोग v का नाम दे देते हैं और जितने मॉलिक्यूल्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है हम उसे -v का नाम दे देते हैं। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ पूरे कंटेनर में दो ही मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसमें से एक की वेलोसिटी हमारे पास v है। तो जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी जो है हमें -v लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर इस केस में हम इनकी एवरेज निकालते हैं तो हमें पता है कि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इनकी एवरेज वेलोसिटी, हम एवरेज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसके इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, ये जो दो एवरेज नज़र आ रही हैं हम इन्हें ऐड करेंगे, यानी v के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ऐड करेंगे माइनस का v और फिर इन्हें डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स, जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं अगर उनकी एवरेज या मीन निकालनी होती है तो उन क्वांटिटीज़ को ऐड करके उनके नंबर पे डिवाइड करते हैं और वही काम हम लोगों ने यहाँ पे भी किया कि v में ऐड किया माइनस का v और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा v -v डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा +v और -v कैंसिल आउट होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 और ये आंसर हमारे पास आ गया 0। यानी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी अब इस केस में आ रही है वो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 0 आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इसी को हम लोग देखें कि स्क्वायर्स की एवरेज अगर हम लोगों ने निकालनी है तो स्क्वायर्स की एवरेज किस तरह से निकाली जाती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो वेलोसिटीज़ थी हम दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर किस तरह से लेंगे कि एक वेलोसिटी हमारे पास v थी तो हम v का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस करके ऐड करेंगे दूसरी वेलोसिटी जो कि -v थी तो हम -v का भी स्क्वायर ले लेंगे और फिर हम इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इस वक्त बन रहा है ये स्क्वायर्स की एवरेज आ रही है और फिर इसको अगर हमने लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे v स्क्वायर और इसकी एवरेज। अब स्टूडेंट्स, अगर ये एवरेज हम लोग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि v का स्क्वायर और -v का जो स्क्वायर है हमें पता है स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देता है, तो ये +v स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास और रिमेनिंग आ जाएगा v स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 नहीं आई क्योंकि स्क्वायर ने उसे पॉजिटिव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन था हमारे पास, वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज़ 0
एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो ज़ीरो आ जाती है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही एग्जैक्टली दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी जब एवरेज लेते हैं तो नेगेटिव साइन की वजह से ज़ीरो आ जाता है। बट द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द वेलोसिटीज़ इज़ नॉट ज़ीरो। तो हमने देख लिया कि स्क्वेयर्स इसलिए ज़ीरो नहीं होती क्योंकि उसमें जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज़ the pressure of a gas in a car tire increases when it is driven through some distance। जब हमारी कार कुछ फासले तक चलती है तो उसके टायर्स के दरमियान प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, ये हमने बताना है। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कार के टायर्स होते हैं और जो रोड है, जब वो मूव करते हैं तो कार के टायर्स और रोड के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उन्हें मूव करने में मदद देती है, और हमारे इंजन को उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। यानी कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ये करना पड़ता है। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन किसके दरमियान हो रही होती है स्टूडेंट्स? ये हो रही होती है टायर्स और रोड के दरमियान, क्योंकि टायर और रोड, जब टायर रोड के ऊपर चलता है तो उसमें जो बेसिक फ़ोर्स है, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, वो फ्रिक्शनल फ़ोर्स है जो उसे हेल्प करती है चलने में। अगर ये फ़ोर्स ना हो तो हमारा टायर चल नहीं सकेगा, स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने में हम व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो फ्रिक्शन की वजह से रोल करता है और हमारा जो इंजन है वो वर्क करता है उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और फिर हमारी गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। और अब हमें पता है कि जब भी फ्रिक्शन के वजह से वर्क होता है तो वो जो वर्क है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हीट जनरेट होती है। यानी इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो रहा है जो इंजन ने प्रोवाइड की थी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट के अंदर। और स्टूडेंट्स, ये जो हीट है ये हमारे टायर के अंदर मौजूद गैस जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि हमारे जो टायर्स हैं हमें पता है उसके अंदर हमने हवा भरी होती है, और उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इसकी वजह से, तो क्या होगा? हम यहाँ पे लिखते हैं कि हीट विल इंक्रीज़ द temperature of gas in the tire। और स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब ये होता है कि हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिलेशन जो था वो सीखा था कि हमारा जो टेम्परेचर है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और उसने एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर दी। अब स्टूडेंट्स, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाए तो हमें तो एक और चीज़ भी पता है कि हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद प्रेशर। यानी अगर हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर अल्टीमेट चीज़ देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है तो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन आती है। वो फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट हमारे टायर के अंदर पहुंचती है और वो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करा देती है, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसका प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो
इंक्रीज़ कर जाता है, प्रेशर ऊपर चला जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ऐसी रोड्स पे आपने जाना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत हो सूरज की और वो रोड्स गर्म होती हों, तो वहाँ पे आपके टायर्स का जो प्रेशर है वो कम रखा जाता है, ताकि ड्यूरिंग द मूवमेंट जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो जो इस वजह से टम्परेचर इंक्रीज़ होना है और उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होना है उसको बैलेंस कर सकें। अगर पहले ही हमारे टायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और फिर हम उसे गर्म रोड के ऊपर चलाएंगे जहाँ पे उसका प्रेशर फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमारे जो टायर्स हैं वो बर्स्ट कर जाएं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू स्टेट P2 V2 एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स हमारे पास ये फिगर दिखाई गई है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक कर्व है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल्यूम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया हुआ है और हमारी कर्व बनी है। इनिशियल एक पॉइंट ये वाला है जिस जगह पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रेशर है और इस जगह पे जो वॉल्यूम है वो ये है P1 V1, यानी इनिशियली हम इस जगह पे मौजूद थे। और फिर कहाँ पे जाते हैं, टू द स्टेट P2 V2, यहाँ से मूव करते करते हम P2 V2 स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। यानी अगर हम लोग देखें तो हमारा प्रेशर कम हो के P2 पे चला गया, यानी हम इस जगह पे आ चुके हैं, और वॉल्यूम बढ़ के V2 पे आ चुके हैं, हम इस जगह तक आ गए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कर्व बनी हुई है और पूछा क्या हुआ है, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हमें क्या बताना है यहाँ पे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स अगर इस फिगर में देखें तो इसके साथ एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि ये जो सारा एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो रहा है ये अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ये जो कर्व हमें नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये कर्व आइसोथर्म है। हम लोगों ने सीखा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसमें अगर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कर्व बनाई जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो उस कर्व की शेप को, उस ग्राफ को हम लोग नाम देते होते हैं आइसोथर्म का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आइसोथर्म है। अब स्टूडेंट्स पूछा ये गया है कि इस आइसोथर्म के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ हमने बारहा सीखी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इसको जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो टेम्परेचर होता है। यानी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है विद टेम्परेचर। और स्टूडेंट्स अगर इस केस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं हम लोग, फ्रॉम द फिगर it is clear that the temperature of the system is constant and internal energy depends on temperature. So internal energy will remain constant and change in internal energy will be ज़ीरो।
क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज़ में जब हम चेंज निकालते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी का तो वो चेंज जो है वो ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज़ गिवन इन फिगर 11.13। अ गैस इज़ टेकन अलॉन्ग द पाथ्स ए बी सी डी ए। ये जो पहला पाथ स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है, गैस ए से चली है, बी पे गई, बी से हम उसे सी पे लेके गए हैं, फिर डी पे और वापस ए पे आ गए। एंड देन ए बी सी ए, सेकंड फिगर में हम ए से चले, बी पे गए, बी से चले सी पे और सी से वापस ए पे आ गए, एंड ए टू ए। और थर्ड फिगर में हम लोग ए से चले हैं और मूव करते करते वापस ए पे आ चुके हैं। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पूछा ये जा रहा है कि इन तीनों केसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर फिगर में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि पहली, दूसरी या तीसरी तीनों फिगर्स के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी और वापस ए पे, यानी जहाँ से चले थे एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद वहीं पे वापस आ गए। इसी तरह जो सेकंड फिगर है उसमें देखें हम ए से चले थे, बी पे गए, बी से सी पे गए और फिर वापस ए पे आ गए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे भी सेम हो गया। और थर्ड फिगर में हम ए से चले थे और एक पूरा चक्कर लगाने के बाद दोबारा से हम वापस ए पे आ गए, यानी तीनों केसेस में हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल दीज प्रोसेसेस आर साइक्लिक, all these processes are cyclic। ये सारे प्रोसेसेस क्या हैं? साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, जिधर से हम लोग चले थे हम वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट थी और जो हमारे पास फाइनल स्टेट है वो दोनों सेम है, यानी द इनिशियल एंड फाइनल states are same। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम हैं तो फिर इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और इंटरनल एनर्जी हमारे पास इन सारे केसेस में चेंज नहीं होगी। द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम एंड internal energy is a state function। स्टेट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? हम लोग जानते हैं कि जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन initial and final positions and not on the path। तो फिर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि there will be no overall change in internal energy। ओवरऑल हमारी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने
चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।